जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का स्वागत है गेन जेड लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, मैं आपके लिए आज जो प्रश्न उत्तरी लाए हैं वह बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जितने सारे प्रश्न होंगे ये सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ यूपी टेट के लिए भी बहुत आवश्यक है, रीट के लिए भी जरूरी है, ये एमपी टेट के भी जितने सारे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत आवश्यक है, और यू टेट जो है उसके लिए भी ये सारे प्रश्न जो है बहुत उपयोगी हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 1 से लेकर 100 प्रश्नों को किए थे, अच्छे से उसके बारे में समझे थे और 1 से 100 प्रश्नों को किए थे। अगर आप उस 100 प्रश्नों को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर उस प्रश्नों को देख लीजिए। ये जितने सारे प्रश्न हैं ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हैं, और आपके लिए आने वाले जो सीटेट का एग्जाम हुआ, यूपी टेट का हुआ, एमपी टेट का हुआ, उसके लिए बहुत आवश्यक है। आज हम लोग की जो क्लास है 100 के आगे जितने सारे प्रश्न हैं 101 से लेकर 150 तक आज की क्लास में हम लोग प्रश्न को करेंगे। बहुत उपयोगी होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आप सभी साथियों के लिए। और आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपको हमेशा जो है सीटेट की तैयारी करवाने के लिए बहुत इच्छुक है, प्रभावशाली रहेगा। और जितने सामान्य अध्ययन की जितनी सारी प्रश्न होंगे, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये क्लास जो है बहुत, ये चैनल जो है बहुत उपयोगी है। तो हम लोग 1 से 100 प्रश्नों को कर चुके थे, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 101 प्रश्नों को देख लेते हैं। 101 प्रश्न 101 प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 101 प्रश्न कहाँ पे है उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग 101 प्रश्नों पर आ चुके हैं। 101 प्रश्न पर आ गए हैं। देखिए प्रश्न संख्या 101 पर हम लोग एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे जो 101 प्रश्न है कि बालक का विकास परिणाम क्या है। तो यहाँ पे ए में दिया है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, और यहाँ पे दिया गया है डी में आर्थिक कारकों का। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है बालक का विकास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, ठीक है। क्योंकि बालक का विकास का यह अध्ययन जो होता है अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि उनके बालक का व्यवहार एवं विकास सामान्य तौर पर होना चाहिए, तभी वह समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो यहाँ पे इस जो प्रश्न है इस प्रश्न के अनुसार जो ये ऑप्शन सी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 102 पे। 102 जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो डी विकल्प हो रहा है यहाँ पे यह सही हो रहा है। निरंतरता का जो सिद्धांत है यह जो सिद्धांत है यह कभी समाप्त न होने वाली सिद्धांत है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 103 पे। यहाँ पे जो 103 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, में भिन्न होते, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस तौर पर भिन्न होते हैं, तो बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत के तौर पर भिन्न होते हैं, कि विकास की दौर पर भिन्न होते हैं, कि विकास क्रम के, कि विकास की सामान्यतः क्षमता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है ये सही है। विकास की दर पर ये जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्योंकि अगर बात किया जाए थोड़ा सा, मैं इसके बारे में आप लोग को ध्यान से बता देते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर व्यक्तिगत अंतर की बात किया जाए तो हर बच्चा में अद्वितीय और दूसरे से अलग होता है। अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये हुआ और एक बच्चा ये हो गया, 2 बच्चे हो गए, तो इस व्यक्ति का जो व्यक्तिगत सिद्धांत होगा इस दूसरे व्यक्ति के व्यक्तिगत सिद्धांत से क्या होगा, अलग होगा। हाँ ठीक है, हाँ। और ये दोनों में
इसका गुण जो होगा और इसका गुण दोनों में मैच नहीं करेगा। इसका गुण जो होगा इससे नहीं मिलेगा और इस व्यक्ति का जो गुण होगा इससे नहीं मिलेगा। तो यह हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि जितने भी शिक्षार्थियों के पास अलग अलग क्षमताएं, व्यक्तिगत क्षमताएं जितनी सारी होती है वह विभिन्न पृष्ठभूमि के होते हैं। ओके, और प्रत्येक सीखने वाले की जरूरत अलग अलग होती है। तो यहाँ पे विकास की दर बी जो ऑप्शन है सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न 104। 104 जो प्रश्न कर रहा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाने वाले जो तथ्य हैं यहाँ पे कैसे होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं कि शारीरिक कि गामक की नैतिक होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है ये सही हो रहा है, नैतिक होते हैं, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो विकास के क्षेत्र में शोध किए जाते हैं वह नैतिक तरीके से शोध किए जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका अगर बात किया जाए तो 1927 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनका मृत्यु हो गया था। इस बात को आप लोग इनका जन्म तिथि जरूर याद कीजिएगा, परीक्षा में कभी कभी यहाँ से प्रश्न को भी पूछा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म 1927 में हुआ था और 87 में इनका मृत्यु हो गया था। इन्होंने 6 चरण लिखे थे। इन्होंने कितने चरण को प्रतिपादन किए थे? तो 6 चरण का प्रतिपादन किए थे, जिन्हें हम आसानी से पहचान भी सकते हैं। इन 6 चरण में से प्रत्येक चरण जो था वह नैतिक दुविधाएं जो थी उसको सुलझाने में पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होता था। जो यहाँ पे जो 6 चरण था, 6 चरण में से एक जो चरण था वह नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में और अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण जो था ये जो था नैतिक था। ओके, तो इसे जरूर याद कीजिएगा। आते हैं प्रश्न 105 पे। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। मैकडूगल के अनुसार तो मूल प्रवृत्ति जो है जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय का संवेग, मतलब डर लग रहा है, घृणा हो गया, एक दूसरे से घृणा, एकाएक आश्चर्य किसी वस्तु का हो गया, भूख लग गया। तो 4 विकल्प में से यहाँ पे कौन सा लग रहा है सही? तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। मैकडूगल के अनुसार जो है यह इनकी जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का जो संबंध होता है वह आश्चर्य से है, माफ कीजिएगा आश्चर्य से है। किससे? तो आश्चर्य से है, क्योंकि यहाँ पे जो मैकडूगल हैं उन्होंने पशु वर्ग के विकास और संवेग के निश्चित रूप की कसौटी से एक मूल प्रवृत्ति सूची बनाई थी, जिसमें से संवेग अथवा भय, क्रोध आदि को ही मुख्य मानकर उन्होंने मूल प्रवृत्ति का नाम क्या दिया था? स्वभाव रखा था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर जो है आश्चर्य सही हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 106। आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में भी आ रहा होगा। 106 जो प्रश्न है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? मतलब एक जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनकी दृष्टि से ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सर्वोत्तम है, मतलब सबसे उच्चतम है, बहुत मुख्य है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो 106 का जो ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो हो रहा है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है। एक अध्यापक की जो दृष्टि गोचर होती है वह अपने मन चेतन की भावना से प्रत्येक बच्चों को वह सिखा सकता है। इस ऑप्शन के अनुसार जो होगा ये ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि शिक्षक में छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर बच्चा है, अगर बच्चा मान लीजिए ये हो गया बालक और ये हो गया उनके टीचर, अगर बालक जो है इन टीचर से प्रश्न करता है तो टीचर की जो क्षमता होनी चाहिए कि अगर बालक जो है प्रश्न पूछा है तो इस प्रश्न का जवाब उसको अच्छे तौर पर बेहतर तरीका से ऐसा समझाने का प्रयास करें जिससे बच्चे को अच्छे समझ में आ जाए। एक बार उनको समझाने से उस बच्चों की जो मानविक चेतना है, मानसिक चेतना है, अच्छे तरीका से उनकी बातों को परखे और अच्छे तरीका से उसको समझ सके। तो यह होता है एक अध्यापक की दृष्टि।
ठीक है, आगे प्रश्नों को देखिए 107 नंबर प्रश्न पे। 107 यहाँ पे जो प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो घटित होता है कि मतलब यहाँ पे कौन सा घटना को घटित कर रहा है कि 2 कोष होता है, केवल 1 कोष होता है, कई कोष होते हैं, कोई कोष नहीं होता है। तो केवल यहाँ पे 1 कोष होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है कि मनुष्य जीवन का आरंभ जो है मूलतः घटित होता है, केवल 1 कोष होता है। अब रहा बात की देखिए, इससे एक तरह के और प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो मृत्युलोक में यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है। तो आप लोग को जरूर मालूम होगा कि मृत्युलोक में आवागमन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य का जो जीवन होता है वह अंतिम लक्ष्य तक मोक्ष प्राप्ति करता रहता है। हम लोग पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, तो भगवान ने हमको पृथ्वी पर जन्म तो दिया है, अब हमको अपने कर्मों का फल को भुगतना है। हम पृथ्वी पर आए हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार जो होगा आगे की जो घटना है वह हमारे साथ घटित होगी। तो ये जितनी सारी यहाँ पे निर्णय लेना होता है वह सब हम लोग अपने ही साथ करते हैं। अपने भाग्य किस्मत को हम लोग जगाते हैं और उसको अपने गिराते भी हैं, दोनों काम हम लोग ही खुद करते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य जीवन का जो आरंभ मूलतः घटित होता है वह केवल 1 कोष से होता है। और वो जो कोष है कौन है, तो कोष जो है हम लोग हैं। अपने आप के जो भाग्य है हम लोग अपने भाग्य को बिगाड़ते भी हैं, हम लोग उस भाग्य को बनाते भी हैं। तो हम लोग पर ही डिपेंड करता है कैसे कर्म करते हैं इस पृथ्वी पर आने के बाद। उसी के हिसाब से आगे की जो घटनाएं हैं, आगे की जो प्रक्रिया चलती रहती है वह हम लोग के अनुसार ही चलती रहती है। तो हम लोग का जीवन जीने का तरीका खुद का ढूंढना होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 108। 108 जो प्रश्न है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य, यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा गया है मांसपेशियों के विकास से पैरों के उचित उपयोग कैसा होता है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम और शक्ति और गति। तो यहाँ पे शक्ति और गति जो हो रहा है डी ऑप्शन ये सही हो रहा है, क्योंकि गामक विकास से हमारा जो तात्पर्य होता है, मुख्य तात्पर्य होता है वह मांसपेशियों का विकास से होता है, पैरों के उचित उपयोग से होता है और यहाँ पे शक्ति और गति दोनों से होता है। क्योंकि कुशल गामक विकास, यहाँ पे गामक विकास से बोला है कुशल गामक विकास, कुशल मोटर कौशल का विकास लचीलापन और निपुणता से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, तो लचीलापन और निपुणता से संबंधित होता है। क्यों, क्योंकि ये छोटी छोटी जितनी सारी मांसपेशियां हैं इसके विकास को संदर्भित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं छोटी सी वस्तुओं को समझने के लिए, जैसे छोटी छोटी जो वस्तुओं को लिखते हैं, जैसे समझते हैं, तो हम लोग अपने कलाई का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, अभी हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं अपने कलाई का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे मांसपेशियों का उपयोग हो रहा है। अगर इस कलाई से हम लोग लिख रहे हैं, अंगुली से लिख रहे हैं, दोनों अंगुली से, तो यहाँ पे शक्ति और गति दोनों होना चाहिए इसमें, तब जाकर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसमें शक्ति दोनों अंगुली में शक्ति न रहे, अगर इस दोनों अंगुली में गति न रहे, तो हम लोग जो है इस चीज को नहीं लिख पाएंगे, इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 109। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। 109 प्रश्न है कि खाली स्थान दिया है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण सुनने वाला इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। मतलब कौन कितने वर्ष में, 3 से 4, 6 से 7, 8 से 9, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 3 से 4 जो वर्ष होता है ये बिल्कुल सही होता है, क्योंकि 3 से 4 वर्ष की अवस्था में जो बालक की दृष्टि होती है एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी रहती है। तो 3 से 4 वर्ष बिल्कुल सही है। 110 जो प्रश्न है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में, शैशवा अवस्था में, बाल्या, उत्तर बाल्या अवस्था में, किशोरा अवस्था में कि प्रौढ़ा अवस्था में। तो यहाँ पे उत्तर जो बाल्या अवस्था होना चाहिए यह बिल्कुल सही हो रहा है। उत्तर बाल्या अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर जो बाल्या अवस्था यहाँ पे हो रहा है, इसमें बालक में जिज्ञासा का बहुत सारा स्तर बढ़ जाता है और उसमें संवेदनात्मक विकास भी बढ़ जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे सही हो रहा है, उत्तर बाल्यावस्था है। 111 प्रश्न पे आते हैं। 111 प्रश्न है कि तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितनी आयु पर, मतलब कितने उम्र पर तर्क हम लोग करने लगते हैं, जिज्ञासा हमारी परख लेते हैं, निरीक्षण उसका करते हैं, जो चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये जितनी सारी शक्तियों का विकास होता है कितने वर्ष पर होता है, 7, 11, 9 और 6 वर्ष पर। तो आप लोग को जरूर ध्यान रखना होगा, 11 वर्ष की आयु में हम लोग कुछ चीज़ के बारे में एक दूसरे से तर्क करना सीख जाते हैं, अपनी जिज्ञासा को जगाना सीख जाते हैं, और उस किसी भी बात को, किसी चीज़ को हम लोग उसका निरीक्षण भी करना सीख जाते हैं 11 वर्ष की आयु में। आगे प्रश्न पे आते हैं 112। 112 जो प्रश्न है कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग कौन सा है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग कौन सा है, सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। सी ऑप्शन यहाँ पे साथियों सही हो रहा है। संवेगात्मक जो विकास हो रहा है यहाँ पे, ये ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग को परिपूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। तो संवेगात्मक विकास बिल्कुल सही हो रहा है। 113 देखिए प्रश्न को। 113 प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन से हैं। लेवेटर हैं, फ्रांसीसी गाल्टन, विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड वीने। तो अल्फ्रेड वीने जो है ये बुद्धि परीक्षण निर्माता के जन्मदाता कहलाते हैं। अल्फ्रेड वीने जो है बुद्धि परीक्षण निर्माता के जन्मदाता कहलाते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड वीनो को आप इनका जन्म याद कर लीजिएगा। 1857 में इनका जन्म हुआ था और 1911 में इनका मृत्यु हुआ था। इस बात को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इन्होंने, अल्फ्रेड वीनो ने थम आधुनिक बुद्धि परीक्षण 1904 में इसको विकसित किया था। थम बुद्धि परीक्षण 1904 में इसको क्या किया था, विकसित किया था। 1911 में तो इनका मृत्यु हो गया था, 1904 में इसको क्या किए थे, इसको विकसित किए थे। यह जो थे व्यक्ति इतिहास के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। कौन थे, तो अल्फ्रेड वीने। आगे प्रश्न पे आते हैं 114। 114 जो प्रश्न करे कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक और संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती है, एक दूसरे में अंतर्निहित होती है। तो यहाँ पे देखना होगा इस प्रश्न से कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही तरीका से हो रहा है, कौन सा विकल्प इसको सही कर रहा है। अनुकूलन भी एक जो है अधिगम की प्रक्रिया होता है, इस बात को भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रेरक, पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। तो इस प्रश्न से ऑप्शन जो डी हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है, विचारात्मक प्रक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब शब्द आया है, अवधारणा आया है, प्रतीक और संकेत का शब्द आया है, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया। ये जितनी सारी जो महत्वपूर्ण शब्द लिया गया है यह एक दूसरे में अंतर्निहित होती है। क्यों, क्योंकि विचारात्मक प्रक्रिया, ये सब टोटल जो प्रक्रिया है एक दूसरे से विचार करने वाली प्रक्रिया है, विमर्श करने वाली प्रक्रिया है। तो प्रतिबिंब हम एक दूसरे से देखते हैं, जैसे हम धूप में चले जाएंगे तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सोच सकते हैं, मन अपना जो हम लोग का चेतना मन है, हम वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अरे भाई प्रतिबिंब बन रहा है, क्या चीज़ का प्रतिबिंब बन रहा है, क्यों बन रहा है। अब यहाँ पे साइंस की दुनिया हमको देखना पड़ेगा। अवधारणा, बहुत सारी प्रश्न होते हैं, उसका अवधारणा को हम व्याख्या कर सकते हैं। प्रतीक, किस चीज का प्रतीक होता है, संकेत दिया रहता है। भाषा, शारीरिक प्रक्रिया, ये खुद अपने आप पर होता है। मानसिक क्रिया, ये भी खुद अपने आप होता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है एक दूसरे पर अंतर्निहित होती है विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत। इतने सारे बातों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 115 प्रश्न कर रहा है कि छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर निर्भरता, स्व प्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि छोटा जो शिशु खिलौने और उसकी अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। तो ये छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कह सकते हैं 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, अगर उस छोटे छोटे शिशु हैं, 5 से 10 तो बहुत हम ज़्यादा ले लिए, 1 से ले लेते हैं 4 साल के बच्चे को। यहाँ पे छोटे बच्चे जो हुए उनके खिलौने होते हैं, तो उसके पास अगर हम उस बच्चे को, अगर उस बच्चे से कोई खिलौना खेल रहा है, अगर उस बच्चे से खिलौना हम छीनकर उससे हटा देते हैं, तो उसकी जो मानसिक
क्षमता होती है, वहाँ पे जिज्ञासा उसके पास जगने लगती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति, यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर जो मनोवृत्ति होती है वह सब जगने चालू हो जाती है कि अरे देखिए ये जो है हमसे छीन लिया गया। तो वहाँ पे देखिएगा उस थोड़ा सा बच्चों को उसके बारे में थोड़ा सोचने लगता है और कुछ देर के बाद वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है। तो वह जो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो रहा है जिज्ञासा प्रवृत्ति बिल्कुल सही हो रहा है। 116 प्रश्न का देखिए कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों होता है वृद्धि? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, तब जाकर वृद्धि होता है कि संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। तो यहाँ पे जो शारीरिक, जो ऑप्शन ए है ये सही हो रहा है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो वहाँ पे शारीरिक और गत्यात्मक जो विकास होता है वह आगे की ओर बढ़ता है, यहाँ पे ये कह रहा है। क्योंकि बात करें कि शारीरिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण लक्षण भी होता है जब शिशु के संपूर्ण शारीरिक आकार में जब परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन कब होता है? तो शैशव अवस्था में होता है। तो 1 वर्ष की आयु के जो शिशु की लंबाई होती है वह 50% की वृद्धि करती है। 1 वर्ष की आयु में, इस बात की आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष की आयु में शिशु जो होता है 50% की लंबाई में वृद्धि करता है। अगर दूसरे वर्ष की बात करें, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, तो ये 75% की लंबाई में अपने आप को वृद्धि करता है। तो धीरे धीरे ये सारी जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है साथियों। 1 वर्ष से होगा 50, दूसरे वर्ष से होगा 75, 3 वर्ष से और कुछ होगा, 4 वर्ष से और, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? गत्यात्मक विकास उसके शरीर में होता रहता है। आगे प्रश्नों को देखते हैं, 117 प्रश्नों को। 117 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है? यहाँ पे प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और प्राकल्पना का निर्माण करना। तो यहाँ पे समस्या के प्रति जागरूकता जो है बिल्कुल सही हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि पूछा गया कि कौन सा समस्या की समाधान जो है वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है, तो वह होता है समस्या के प्रति जागरूकता। यह जो है वैज्ञानिक विधि में पहला चरण किसी समस्या की पहचान करना और उसका विश्लेषण ज्ञात करना, यह सबसे पहले महत्वपूर्ण रखता है समस्या के प्रति जागरूकता। आगे देखिए प्रश्न 118। 118 प्रश्न है कि बुद्धि का संबंध किससे है? आकार भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्धि का संबंध होता है आकार एवं भार दोनों से होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि बुद्धि जो है, बुद्धि को मापदंड की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु उसका जो विकास को मापना कठिन होता है। अगर हम बुद्धि को मापदंड की तो श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन उसी बुद्धि को, उसी विकास को मापना जो होता है बहुत कठिन होता है। वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक परिवर्तन से होता है, ये भी बात सही है, जबकि विकास का संबंध जो होता है शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक परिवर्तन से होता है। आगे प्रश्नों को देखिए 119 प्रश्न यहाँ पे है कि किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? 12 से 19, 10 से 14, 15 से 20, 20 से 25 होता है। तो 12 से 19 जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। किशोरा अवस्था की जो अवधि होती है 12 से 19, और कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है 13 से 19, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा। 13 से 19 दिया रहेगा तो 13 से 19 टिक कीजिएगा, और 12 से 19 दिया रहेगा तो 12 से 19 सही कीजिएगा, क्योंकि 13 साल से 19 साल की अवधि में को हम किशोरा अवस्था की अवधि कहते हैं। ओके, और किशोरा अवस्था की जो अवधि होती है उसमें मनोवैज्ञानिक परिस्थिति की विशेषता भी पाई जाती है। तो ये बिल्कुल आप लोग इस बात को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। 120 प्रश्नों को देखिए। 120 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वंशाक्रम संबंधी नियम कौन से? प्रयासों का, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो यहाँ पे समानता का जो नियम हो रहा है ये सी ऑप्शन सही हो रहा है। समानता का जो नियम है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास हम आपको बेहतर तरीका से समझाएं भी हैं, एक एक प्रश्नों को भी समझाएं अच्छे तौर पे। तो आज की क्लास हम लोग 120 प्रश्नों को लेते हैं, क्योंकि और आगे हम 50 प्रश्नों को कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को हम सोच रहे हैं कि ऐसा बोरियत फील ना हो, आप हम लोग कुछ ही प्रश्नों को करें जिससे आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में भी आए। फिर हम लोग आगे के वीडियो में, आगे के लेक्चर में कुछ ऐसे ही प्रश्न इसके आगे के करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।